हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का सेकंड लेक्चर जो कि है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो अपने नोटबुक में बेटा आप हेडिंग डालिए प्लीज, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी बातें बता दूं कि ये जो टॉपिक है ये टॉपिक वेपर प्रेशर पे बेस्ड है। राउट लॉ की इसमें आपको नीड रहेगी और साथ ही कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 01 जो कि है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसका भी नॉलेज आपको होना चाहिए। अगर यहां पर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन हो वेपर प्रेशर में, राउट लॉ में और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में, तो पहले वो लेक्चर देख लीजिए बेटा, ताकि आज का लेक्चर आपको आसानी से समझ में आए। ओके, तो अगर मान लो आपको राउट लॉ देखना है तो आप सिंपली यूट्यूब में टाइप कीजिए राउट लॉ बाय सूर्या वर्मा और सर्च कीजिए, वो वीडियो पहले देख लीजिए। साथ ही साथ वेपर प्रेशर बाय सूर्या वर्मा ये टाइप कीजिए और वेपर प्रेशर का भी लेक्चर या देख करके आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको पहले से कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वीडियो देखने की कोई नीड नहीं है, आप डायरेक्टली इस वीडियो को देख सकते हो और इस टॉपिक की स्टडी कर सकते हैं। लेकिन साथ ही एक और टॉपिक बच गया जो कि है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अगर इसका भी कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर नहीं है तो प्लीज आपको वो टॉपिक भी देख लेना है और उसकी स्टडी कर लेना है, क्योंकि केमिस्ट्री में एक टॉपिक जो है दूसरे टॉपिक पे बेस्ड होती है, तो ये टॉपिक जो है 3 प्रीवियस पॉइंट्स पे, प्रीवियस टॉपिक्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो पहले वो सब आप लेक्चर्स देख लीजिए। नीचे हैश बटन भी डला हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डला हुआ है, वहां से भी आप कर सकते हो अगर मान लो आप सर्च करके फाइंड नहीं कर पा रहे हो तो। ओके, ऊपर आई बटन है, वहां से भी आप क्लिक कर सकते हो और ये सारे लेक्चर्स को देख सकते हो। तो आइए टाइम वेस्ट किए बिना हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो इसमें सबसे पहले एक वर्ड है यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट, यहां से हम स्टार्ट करते हैं। वैसे आप लोअर क्लासेस में इस चीज को पढ़ चुके हो, बट थोड़ा सा रिवीजन ले लेते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप 10 सेकंड स्किप भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, लेकिन जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है बॉइलिंग पॉइंट का, एक बार बॉइलिंग पॉइंट देख लीजिए क्या होता है। जैसे कि मान लो कोई लिक्विड है, इस लिक्विड को आपको गैस में कन्वर्ट करना है। आप क्या करते हो, आप हीट करते हो। ठीक है, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। हम तब तक हीट करेंगे जब तक कि लिक्विड जो है गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट ना हो जाए। जैसे कि मैंने एक बीकर पे वाटर लिया, अब इस वाटर को मैं क्या करूंगा बेटा, हीट करूंगा। कब तक हीट करना पड़ेगा मेरे को इसको, जब तक कि ये जो लिक्विड है, वाटर जो है, वो गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट ना हो जाए। जैसे कि रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, अब मैं इसको हीट करना शुरू किया, हीट करते करते मैं 65 डिग्री सेंटीग्रेड पे चला गया, लेकिन ये गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट नहीं हुआ है। तो तब तक मेरे को हीट करना है जब तक कि ये गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट ना हो जाए। और जैसे ही कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है तो उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं बेटा, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ये आप लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ठीक है, द टेम्परेचर एट विच एनी लिक्विड स्टार्ट टू कन्वर्ट इनटू गैस, दैट टेम्परेचर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। तो अपने नोटबुक में आप ये बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन लिखेंगे बेटा, हाँ, ताकि आपको बाद में इसकी नीड जो है, इसकी आप स्टडी आसानी से कर सको। आप क्या लिखोगे यहाँ पर, आप बोलोगे द टेम्परेचर एट विच एनी liquid starts to convert into gas, temperature is known as, मैं इसको इरेज कर देता हूं, temperature is known as बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है, बहुत ही आसान है बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन। लेकिन एक बात और बता दूं, एट दिस बॉइलिंग पॉइंट, इस बॉइलिंग पॉइंट पे, ठीक है, उस टेम्परेचर पे, जिस टेम्परेचर पे लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जा रहा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर बोल रहे हैं। बॉइलिंग पॉइंट बोल सकते हो, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर बोल सकते हो। ओके,
तो यहां पर लगा लो दैट टेम्परेचर। तो इस टेम्परेचर पे या बॉइलिंग पॉइंट पे जो लिक्विड का वेपर प्रेशर होता है वो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आप क्या ध्यान रखेंगे, आप बॉइलिंग पॉइंट को दूसरे तरीके से और डिफाइन कर सकते हो। एक्चुअली होता क्या है, जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट पे रीच कर जाता है, बीकर का वाटर जो है वो बॉइलिंग पॉइंट पर रीच कर गया, इस कंडीशन पे ये जो लिक्विड है जब यहां पर वेपर बनाएगा, वेपर प्रेशर क्या होता है आपको मालूम है, ओके, प्रीवियस लेक्चर्स में आप देख चुके हो। इसका जो वेपर प्रेशर होगा मतलब कि लिक्विड के गैस जो हैं, लिक्विड के वेपर्स जो हैं, वो लिक्विड सरफेस के ऊपर जितना प्रेशर लगाएगी वो बाहर एटमॉस्फियर पे जो आपका एक्सटर्नल प्रेशर है, जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है कितना 1 एटमॉस्फियर होता है। अगर हम इसको बात करें एमएम में तो 760 mmHg होता है। तो 760 mmHg बोलो या 1 एटमॉस्फियर बोलो, दोनों सेम है। तो ये जो वेपर एक्सटर्नल प्रेशर है और ये वेपर प्रेशर है, दोनों का प्रेशर जो है अप्रोक्सीमेटली सेम होता है। मींस अगर मान लो वेपर प्रेशर, इस लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फियर हो जाता है तो भी बॉइलिंग पॉइंट रीच हो जाता है। ऐसे भी आप इसको डिफाइन कर सकते हो। बॉइलिंग पॉइंट को दूसरे तरीके से आप क्या बोल सकते हो, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड becomes equal to the external pressure are known as boiling point, are known as boiling point। ठीक है, तो यहां पर बॉइलिंग पॉइंट के दो डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं। दोनों डेफिनेशन काम के हैं, दोनों डेफिनेशन की हमको नीड रहेगी आगे कॉन्सेप्ट्स को समझने में। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट का बेटा यहां पर आप डेफिनेशन लिख लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं, है ना। आप डेफिनेशन लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट कर लीजिए। तो आपने नोट कर लिया। अब देखते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। मतलब एलिवेशन का मतलब होता है राइज अप होना, बढ़ जाना। तो बॉइलिंग पॉइंट कैसे इंक्रीज हो जाएगा, क्यों इंक्रीज हो जाएगा, है ना, ये सारी बातें समझते हैं। देखिए, इसको हम ग्राफ के हेल्प से और ऐसे कॉन्सेप्ट के वाइज भी समझते हैं ना। ग्राफ के हेल्प से हम समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि मान लो ये बीकर है, ये बीकर है, इस बीकर पे मैंने क्या ले लिया बेटा, सबसे पहले वाटर ले लिया, और वाटर के बाद मैं इसमें सपोज कोई नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट ऐड कर दिया, कोई भी सॉल्यूट ऐड कर दिया। सपोज मैं यहाँ पे शुगर ऐड कर दिया, ओके। तो शुगर ऐड मैं कर दिया जो कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। अब जब मैं शुगर ऐड किया तो होगा क्या, इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके कि वेपर प्रेशर क्यों कम हो जाता है, कैसे कम हो जाता है, ओके। शुगर के पार्टिकल्स यहां पर आ जाएंगे सरफेस में, और साथ ही साथ यहां पर सॉल्वेंट के भी मॉलिक्यूल्स रहेंगे। सपोज ये सॉल्वेंट्स के मॉलिक्यूल हैं, ये सब सॉल्वेंट्स के मॉलिक्यूल हैं। तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सरफेस पे कम हो गए बेटा, ये सुनो, देखो जरा ध्यान से। शुगर के प्रेजेंस की वजह से, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के प्रेजेंस की वजह से यहां पर सरफेस में सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल थोड़े कम हो गए। अब जब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ही कम हैं तो ये उतना ज्यादा वेपर नहीं बनाएगा एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट। जब ये प्योर था, जब इस पे कोई भी सॉल्यूट नहीं था, उस केस पे क्या था, ये बहुत ज्यादा वेपर बनाता था। क्योंकि यहाँ पे सारे मॉलिक्यूल किसके थे बेटा, यहाँ पर सारे मॉलिक्यूल किसके थे, यहाँ पर सारे मॉलिक्यूल वाटर के थे, प्योर सॉल्वेंट है। तो प्योर सॉल्वेंट क्या करेगा, आसानी से गैस बन जाएगा, ये गैस बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट जो है ये गैस बनेगा, लेकिन सॉल्यूट तो गैस नहीं बन पाएगा यहाँ पर। तो इसलिए इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो कभी भी वेपर प्रेशर जो है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से कम हो जाता है। ये है सॉल्यूशन और ये है बेटा प्योर सॉल्वेंट। ये क्या है हमारे पास, प्योर सॉल्वेंट है। तो प्योर सॉल्वेंट ऐड करने से, प्योर सॉल्वेंट पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। अब देखिए, वेपर प्रेशर तो कम हो जाता है, साथ ही साथ इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है।
सॉल्वेंट का जितना भी बॉइलिंग पॉइंट होगा, जैसे कि वाटर की बात करें तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, या इसको आप बोल सकते हैं 373 केल्विन होता है। तो जब हम इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो इसका बॉइलिंग पॉइंट, मतलब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट जो है से सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा इंक्रीज हो जाता है, थोड़ा बढ़ जाता है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि इसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, अभी ग्राफ के हेल्प से और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज हो गया, तो ये जो इंक्रीज होता है इसी को क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीज होना। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का सॉल्वेंट में ऐड कर देने से इसके बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीज हो जाना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। समझ में? अब ग्राफ है, समझिए जरा। जैसे कि मान लो ये मैंने एक ग्राफ प्लॉट करने के लिए एक्स एक्सिस पे ले लिया बेटा, एक्स एक्सिस पे मैंने ले लिया टेम्परेचर और वाई एक्सिस पे सपोज ले लिया मैं वेपर प्रेशर। ध्यान दीजिएगा, वाई एक्सिस पे मैंने क्या ले लिया, वेपर प्रेशर। बहुत आसान है। ठीक है, अगर मान लो किसी टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही मान लीजिए यहां पर इस पॉइंट पे, वैसे इसकी नीड नहीं है, आप यहां पर टेम्परेचर नोट नहीं करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, यहां पर ये है आपका, ये हो गया सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाते जाऊंगा, टेम्परेचर बढ़ाते जाऊंगा, आगे बढ़ते जाऊंगा, वेपर प्रेशर इंक्रीज होते जाएगा। फैक्टर अफेक्टिंग दी वेपर प्रेशर, ये भी पढ़ा होगा आपने। जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाते जाऊंगा वेपर प्रेशर क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो टेम्परेचर में बढ़ाते जाऊंगा वेपर प्रेशर बढ़ते जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाते जाऊंगा वेपर प्रेशर बढ़ते जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाते जाऊंगा वेपर प्रेशर बढ़ते जाएगा। और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रीच कर जाएगा, एक्सटर्नल प्रेशर को रीच कर जाएगा। सपोज ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है सपोज, ये वाला पॉइंट जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, सॉल्वेंट ए पॉइंट पर था, टेम्परेचर में बढ़ाते गया, टेम्परेचर बढ़ाते गया, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे धीरे 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 इसका बॉइलिंग पॉइंट भी, सॉरी धीरे धीरे इसका वेपर प्रेशर बढ़ते गया और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल हो गया। तो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, मतलब जहां पर ये 1 एटमॉस्फेयर को टच किया है, उसके अगेंस्ट जो यहां पर हमको टेम्परेचर मिलेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, टेम्परेचर बॉइलिंग, टीबी से मैं यहां पर शो कर दिया। और ये किसका है, सपोज ये प्योर सॉल्वेंट का है, किसके बेटे, प्योर सॉल्वेंट का, इसमें हमने अभी सॉल्यूट ऐड नहीं किया है। तो सपोज ये जो ए बी दिख रहा है, ये कर्व ए बी दिख रहा है, ये ए बी कर्व क्या है, ये सॉल्वेंट का कर्व है, और इस पे टीबी क्या है, सॉल्वेंट का क्या है, ये बॉइलिंग पॉइंट है। और प्योर सॉल्वेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं बेटा, नॉट, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, टी नॉट बी हम यूज कर लेते हैं, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट टीबी। ठीक, हमने इसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉलिड शुगर ऐड कर दिया, शुगर ऐड करने से क्या हो गया, वेपर प्रेशर कम हो गया। मतलब कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इस सॉल्वेंट पे सपोज मैंने कुछ शुगर ऐड कर दिया, तो इसका क्या वेपर प्रेशर यहीं पर होगा, नहीं, उससे थोड़ा कम होगा, क्योंकि वेपर प्रेशर क्या हो गया, थोड़ा कम हो गया, क्योंकि सरफेस पे कुछ पार्टिकल्स किसके आ गए बेटा, शुगर के आ गए, तो इसलिए वो उतना वेपर प्रेशर जनरेट नहीं कर पाएगा। तो यहां पर सपोज कि इसका बॉइलिंग, इसका जो वेपर प्रेशर है वो यहां पर है, किसका, सोल्यूशन का। तो यहां पर हम ले लिए सी पॉइंट किसका है, सोल्यूशन का है। शुगर ऐड करने के बाद सॉल्यूशन हमको मिला जिसका वेपर प्रेशर थोड़ा सा इससे कम हो गया। अब इस पे भी वही चीज होगा, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाते जाऊंगा, किसका, सॉल्यूशन का टेम्परेचर भी बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, तो वेपर प्रेशर भी बढ़ते जाएगा, वेपर प्रेशर भी वैसे ही बढ़ते जाएगा। और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि वो किसको रीच कर जाएगा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो रीच कर जाएगा, किसको, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर को। और जब 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, तो जिस टेम्परेचर पे ये इक्वल होगा उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे बेटा, यहां पर इस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम बोलेंगे, दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर विल बी नोन एज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, जिसको हम टीबी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टीबी से। टी नॉट, नॉट मतलब प्योर फॉर्म पे, टीबी मतलब कि किसका है बेटा, ये हो गया सोल्यूशन का, टीबी किसका हो गया, सोल्यूशन का। ठीक है, समझ में आया।
अभी देखिए तो हुआ क्या, टी नॉट बी से टी बी तक ये इंक्रीज हो गया। अगर हम इसके डिफरेंस की बात करें तो ये हुआ क्यों, ये हुआ इसलिए क्योंकि प्योर सॉल्वेंट पे हमने कुछ शुगर ऐड कर दिया तो वेपर प्रेशर थोड़ा कम हो गया, जिसकी वजह से अल्टीमेटली इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। तो ये इंक्रीज कितना हो गया, टीबी में अगर टी नॉट बी को मैं माइनस कर दूं, टीबी माइनस टी नॉट ऑफ बी, ठीक है, टीबी माइनस टी नॉट ऑफ बी, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, डेल टीबी बोल सकता हूं। ओके, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट बोल सकता हूं। तो ये चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट जो है इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, यहां पर इंक्रीज हो रहा है। एलिवेशन होना, राइज अप होना, ठीक है, या इंक्रीज होना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इसको बोलते हैं। किसको बोलते हैं, डेल टीबी को। ठीक है, तो ग्राफ से समझ में आ गया। तो ग्राफ की सारी बातें आप अपने चाहे तो अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। ओके, इन दी ग्राफ curve AB is the curve of solvent and CD is the curve of solution. Okay, A is the vapor pressure of solvent and C is the vapor pressure of solution. C is less than A because the vapor pressure of solution is always less than the vapor pressure of solvent. और वो क्यों होता है ये भी आपको मालूम है, क्योंकि सरफेस पे कुछ नॉन वोलेटाइल शुगर पार्टिकल जब प्रेजेंट होते हैं तो आसानी से वेपर का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। और जब आसानी से वेपर का मतलब उतना वेपर का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा क्योंकि कुछ एरिया किससे कवर हो गया, सॉल्यूट से कवर हो गया। ठीक है, तो ये समझ में आ गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वो आप लिख लेंगे। ठीक है, अपने वर्ड में लिखेंगे बेटा, क्योंकि बाद में अगर आप भूल जाओगे तो आपको फिर से वीडियो ओपन करना पड़ेगा, इसलिए उससे अच्छा है कि आप अपने वर्ड्स में यहां पर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को लिख लेंगे। तो ये इतनी बातें जो मैं यहां पर लिखा हूं, डायग्राम बनाया हूं, इसको आप क्या कीजिए बेटा, सब फटाफट से अपने इस नोटबुक में नोट कीजिए, ड्रॉ कीजिए। ओके, नोट कीजिए। हमने नोट कर लिया बेटा, नोट कर लिए। अब चलिए जरा हम देखते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। व्हाट डू मीन बाय एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ऐसा आ गया तो आप कैसे लिख लोगे, बहुत सिंपल सा वर्ड है, देख लीजिए। व्हेन नॉन वोलेटाइल solute is added in pure solvent, the vapor pressure of liquid get decreases and the boiling point of the resultant solution increases लिखिए, increases या is increased लिख सकते हैं, is increased, the change in boiling point is known as elevation in boiling point. ठीक है, तो ये लिख लेंगे आप लोग, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, आप इसे एक्सप्लेन करेंगे। ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है, ये नोट कर लीजिए, इसके बाद हम इसको डराइव करते हैं, इक्वेशन डराइव करते हैं। नोट कीजिए बेटा। ठीक, ठीक है, तो नोट कर लिया आप लोगों ने। अब थोड़ा डेरिवेशन देखते हैं। देखिए बेटा, अगर मान लो मेरे पास जो बीकर है, इस बीकर पे सपोज हमने 1 kg सॉल्वेंट लिया है। कितना लिया सॉल्वेंट, 1 kg लिया है। अब इसमें जैसे मैंने 1 kg सॉल्वेंट लिया है, इसमें 1 मोल सॉल्यूट ऐड किया, 1 मोल सॉल्यूट ऐड किया, तो सोचेंगे जरा 1 मोल सॉल्यूट ऐड करने पर इसका वेपर प्रेशर क्या होगा बेटा, कम होगा। अभी तो आपको मालूम है, मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि जैसे जैसे सॉल्यूट ऐड करते हैं वेपर प्रेशर कम होते जाता है। अगर 2 मोल सॉल्यूट ऐड करूंगा, 2 मोल सॉल्यूट ऐड करता हूं तो वेपर प्रेशर उतना ही कम होगा कि थोड़ा और ज्यादा कम होगा, थोड़ा और ज्यादा कम होगा। भाई जितना ज्यादा
सॉल्यूट उतना ही कम होगा उसका वेपर प्रेशर। तो यहां पर देखिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, इसको हम क्या बोल सकते हैं, मोलिलिटी बोल सकते हैं। यस और नो, मोलिलिटी क्या, मोलिलिटी का डेफिनेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन पर kg ऑफ सॉल्वेंट। तो 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में नंबर ऑफ मोल हम जब इंक्रीज करते जा रहे हैं सॉल्यूट का, तो वेपर प्रेशर उतना ही ज्यादा कम हो रहा है। तो चेंज इन वेपर प्रेशर, जिसको मैं डेल पी से यहां डिनोट करता हूं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन के। ठीक है, अभी आप बताइए, जितना ज्यादा वेपर प्रेशर कम होगा बॉइलिंग पॉइंट में, उतना ही ज्यादा डिफरेंस आएगा कि नहीं। जैसे कि मैं अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे ग्राफ बनाया था, देखो ग्राफ कुछ ऐसा था सॉल्वेंट का। अब अगर मान लो सॉल्वेंट का ग्राफ ऐसा है, कुछ वोलेटाइल सॉल्यूट हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किए, वेपर प्रेशर यहां तक कम हुआ तो ऐसा गया। अगर यहां तक कम होता, थोड़ा और ज्यादा वेपर प्रेशर कम हो गया तो ये ग्राफ ऐसा जाता, और ज्यादा वेपर प्रेशर कम होता तो ग्राफ ऐसा जाता। अभी देखो, वेपर प्रेशर जितना ज्यादा कम होगा, यहां बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा इंक्रीज होगा। सिंपल है ना। वेपर प्रेशर देखो जितना ज्यादा कम होते जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा यहां पर इंक्रीज होते जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि चेंज इन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल टीबी। मतलब वेपर प्रेशर में जितना ज्यादा चेंजेस आएगा, उसके बॉइलिंग पॉइंट में भी उतना ही ज्यादा चेंजेस आएगा। ठीक है, तो अब ये जो बॉइलिंग पॉइंट में जो चेंज है, इसको हम इसके मोलिलिटी के साथ कोरिलेट कर सकते हैं। इक्वेशन 1 में देखिए, वेपर प्रेशर डायरेक्टली चेंज इन वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलिलिटी के, और चेंज इन वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट के। तो हम इन दोनों को कोरिलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, हमको एक नया इक्वेशन मिल जाएगा, डेल टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोलिलिटी। सो दिस वन इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है उसके मोलिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये इसका जो है वो इक्वेशन है, और इसको अब हमको आगे क्या करना है, इक्वेशन डराइव करना है। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए, इसके बाद हम इक्वेशन डराइव करते हैं। नोट करो बेटा फटाक से। देखिए यहाँ छोटा सा चीज छूट गया था, उसको जरा चेक करेंगे। ओके, अगर मान लो हम इस प्रोपोर्शनली कांस्टेंट को, प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा बेटा। कांस्टेंट कौन सा आ जाएगा, यहाँ पर डेल टी बी, इसी जगह हम ले लेते हैं कांस्टेंट के बी लेंगे, है ना। बी भी यहाँ पर चाहिए, बॉइलिंग बी क्या डिनोट करता है, बॉइलिंग के क्या कांस्टेंट है यहाँ पर, और ये हो गया मोलिलिटी के बी। तो वेयर यहाँ पर लिख भी लेंगे, वेयर के बी इज द मोलल एलिवेशन, बॉइलिंग कांस्टेंट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मोलल एलिवेशन बॉइलिंग कांस्टेंट बोलते हैं, या मोलल एलिवेशन बॉइलिंग कांस्टेंट बोलते हैं, या इसको आप बोल सकते हो एलिवेशन बॉइलिंग कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, मोलल बट नेसेसरी नहीं है। ठीक है, नोट कीजिए। अब देखिए इक्वेशन डराइव करते हैं। राउल्ट लॉ क्या बोलता है बेटा कि राउल्ट लॉ के कई डेफिनेशन इस चैप्टर में आपको मालूम है। राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम सोचे तो राउल्ट लॉ क्या बोला है, हमेशा मोल फ्रैक्शन पे बात किया है। तो मोल फ्रैक्शन से अगर आप कोरिलेट करो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट को, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, डेल टी बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये डेल टी बी जो है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एज पर द राउल्ट लॉ। राउल्ट लॉ क्या बोलता है, राउल्ट लॉ हमेशा मोल फ्रैक्शन पे दिया गया है, ध्यान रखेंगे। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसको समझते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर मान लो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 0.1 है, तो इसके बॉइलिंग पॉइंट में सपोज 0.5 डिग्री का चेंज आ रहा है। 0.2 होगा तो कितना चेंज आएगा, क्या 0.5 डिग्री का ही चेंज आएगा कि थोड़ा ज्यादा आएगा। भाई XB की वैल्यू 0.1 से 0.2 तक बढ़ गया, थोड़ा इंक्रीज हो गया, मतलब यहां सॉल्यूट कम है, यहां सॉल्यूट ज्यादा है। सॉल्यूट जितना ज्यादा होगा वेपर प्रेशर उतना ही कम होगा, और वेपर प्रेशर जितना कम होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा इंक्रीज होगा। अभी थोड़ी देर पहले समझे थे। तो XB की वैल्यू अगर धीरे धीरे बढ़ते जाएगी 0.1 से 0.2, 0.2 से 0.3, 0.5, मतलब हम मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का अगर बढ़ते जाएगा
तो ये चेंज भी बढ़ते जाएगा। 0.5 से हो सकता है 0.6 हो जाए, हो सकता है ये 0.8 तक का चेंज हो जाए, हो सकता है ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 डिग्री केल्विन तक का चेंज हो जाए। ठीक है, मतलब चेंज किस पे डिपेंड करेगा, बॉइलिंग पॉइंट में चेंज किस पे डिपेंड करेगा, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पे भी डिपेंड कर सकता है और ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो एज पर दी राउल्ट लॉ, एज पर दी राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, चेंज इन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है, सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर हम यहां से प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हटाएंगे, प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा बेटा, डेल टी बी इज इक्वल टू के इंटू एक्स बी, ऐसा हो जाएगा। अब ये एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन का हम यहां पर फॉर्मूला पुट करेंगे, क्या होता है मोल फ्रैक्शन, एक्स बी इज इक्वल टू एन बी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी, मतलब कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल इन सॉल्यूशन, या आप बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। तो ये एक्स बी की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे, क्या आ जाएगा, के इंटू एन बी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी। अभी देखिए जरा, ये जो राउल्ट लॉ है वो किसके लिए होता है बेटा, ये ज्यादातर डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए होता है, आइडियल सोल्यूशन के लिए होता है। तो डाइल्यूट सोल्यूशन आप किसको बोलोगे, जब नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बहुत कम हो, और जब नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बहुत कम होता है तो डिनोमिनेटर से हम उस वैल्यू को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो अब यहां पर लिखोगे फॉर अ डाइल्यूट सोल्यूशन, है ना, यहां पर मेंशन भी कर दीजिए ताकि हमको बाद में याद रहे। फॉर अ डाइल्यूट सोल्यूशन we can neglect NB from denominator। क्यों कर रहे हैं वो भी लिख लो यहां पे, since NA is far more than NB, NA बहुत ज्यादा बड़ा है NA बहुत ज्यादा बड़ा है NB से, NA is more greater than the NB। तो क्या हो जाएगा बेटा, डेल टी बी इज इक्वल टू के इंटू एन बी बाय एन ए। मतलब नंबर ऑफ मोल क्या होता है, नंबर ऑफ मोल क्या होता है, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला, मोल इज इक्वल टू वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस। मॉलिक्यूलर मास बस मैं यहां पे नोट करता हूं। ठीक है, मतलब कि एनबी की इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, वेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डब्ल्यू से, तो डब्ल्यू भी हो जाएगा। और मॉलिक्यूलर मास किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से, तो एनबी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी बाय एम बी, और एन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए बाय एम ए। ये दोनों वैल्यू यहां पुट करेंगे, पुट कीजिए, डेल टी बी इज इक्वल टू के इंटू डब्ल्यू बी बाय एम बी डिवाइडेड बाय डब्ल्यू ए बाय एम ए। आगे सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, ये दोनों ऊपर चला जाएगा और इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा डब्ल्यू बी बाय एम बी, ये ऊपर गया तो एम ए ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, और डब्ल्यू ए किस में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अभी आप देखिए ये क्या है, डब्ल्यू बी क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, ओके, और डब्ल्यू ए क्या है, सॉरी डब्ल्यू बी बाय एम बी, ये डब्ल्यू बी बाय एम बी, इसको मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, इसको एन बी लिख सकता हूं क्या बताओ, इसको हम लिख सकते हैं एन बी, और ये डब्ल्यू ए, ठीक है, और ये हो गया एम ए। ये इसको देखिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन, ये क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, ए मतलब सॉल्वेंट और डब्ल्यू मतलब वेट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर ये वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी में हो तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा मोलैलिटी। इसको हम क्या बोलते हैं, मोलैलिटी। तो इसको हम ऐसे सिंपली रिप्लेस कर सकते हैं, और ये हो जाएगा के, और मैं एम ए को यहां पर लिख लेता हूं। ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है। ठीक है, के क्या है, एक कांस्टेंट है, और ये एम ए क्या है,
इट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्वेंट। अब मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट चेंज होगा क्या? अगर सॉल्वेंट, पर्टिकुलर सॉल्वेंट की बात करें, वाटर एज एक सॉल्वेंट है, तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास बार बार चेंज होगा क्या? नहीं, वाटर का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? 18 है, तो वो हमेशा क्या होगा? 18 ही होगा। और ज्यादातर सॉल्वेंट कौन सा होता है? वाटर होता है। वाटर इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ओके, तो हम K इंटू MA ये दोनों को हम एक कांस्टेंट मान सकते हैं, और इन दोनों कांस्टेंट को हम एक नया कांस्टेंट दे सकते हैं, दैट विल बी KB। तो और KB किसके इक्वल होगा? K इंटू MA के इक्वल होगा। समझ में आ रहा है? K तो कांस्टेंट है ही ऑलरेडी, और MA भी क्या है? एक कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्या है? सॉल्वेंट है। तो इन दोनों के लिए हम एक नया कांस्टेंट KB यहां पर यूज कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? KB इंटू M। और ये है क्या बेटा? डेल टी भी है। तो बोलो आपको ये डेरिवेशन मिल गया। डेल टी बी इज इक्वल टू KB इंटू एम। ये क्या हो जाएगा? डेल टी बी इज इक्वल टू KB इंटू एम। तो यहां पर देखो, ये K और ये MA, ये K और ये MA, ये दोनों को अगर हम रिप्लेस करके एक KB की वैल्यू यहां पर पुट कर दें इसी पे, है ना, या मैं इस M को भी लिख सकता था यहां पर ऐसे, लेकिन हम इसको लिख लेते हैं। यहां से देखिएगा ध्यान से, इस इक्वेशन से देखिए, ये भी साथ में हमने ड्राइव किया है। ध्यान से देखिए, डेल टी बी इज इक्वल टू K और ये MA, इसके जगह मैंने लिख लिया KB, और ये क्या हो गया बेटा? WB बाय MB इंटू 1000 क्यों रख रहा हूं मैं यहां पे? WA की वैल्यू किलोग्राम में है, अगर इसको हमको ग्राम में लेना है तो 1000 से वहां पर क्या करते हैं? हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय WA। अब यहां पर हम इसको ग्राम में ले लेंगे, WA ग्राम पे रहेगा, तो ये आपका इक्वेशन हो जाएगा। इस इक्वेशन से आप MB की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। MB मतलब मॉलिक्यूलर मास ऑफ दी सॉल्यूट। सॉल्यूट का मोलर मास हम निकाल सकते हैं, जिसके क्वेश्चन बार बार एग्जाम से पूछे जाते हैं। यहां से हम KB की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, यहां से हम सॉल्वेंट कितना है ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना आएगा, या बॉइलिंग पॉइंट में कितना चेंज आएगा, ये भी हम इस इक्वेशन से डराइव कर सकते हैं। तो ये दो इक्वेशन है हमारे पास, जिससे हम सारे टाइप्स की चीजें यहां से WB, MB, WA फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन बेटा यहां पर नोट कीजिए, इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं बेटा, है ना। सपोज हमारे पास कोई एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में वेट ऑफ सॉल्यूट दिया है, वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, सपोज 50 ग्राम। ओके, वेट ऑफ सॉल्वेंट है 1 kg। ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये सब गिवन वैल्यू है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, सपोज ये गिवन है 0.5 डिग्री, केल्विन भी हो सकता है, सेंटीग्रेड भी हो सकता है, आप किसी भी में ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट ये आपको गिवन है 72 ग्राम पर मोल। ठीक है, और KB की वैल्यू गिवन है 2.53 केल्विन पर मोलैलिटी। ठीक है, अच्छा KB की मैं आपको यूनिट फाइंड करना नहीं बताया। देखो KB का यूनिट कैसे फाइंड करेंगे। डेल TB का अभी हमने डेरिवेशन देखा, इक्वेशन क्या होता है? डेल TB इज इक्वल टू होता है ये KB इंटू M मोलैलिटी। आपको KB का यूनिट फाइंड करना है। ठीक है, तो KB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? ये मोलैलिटी को इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा डेल TB डिवाइडेड बाय M, है ना। डेल TB चेंज इन टेम्परेचर, किससे डिवाइड, किससे, इसका यूनिट क्या है? केल्विन, और ये पर मोल। तो KB का यूनिट क्या हो गया? यूनिट ऑफ KB केल्विन पर मोलर। ठीक है, ओके, तो फिर इसको मैं इरेज कर देता हूं। ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है बेटा? वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट दिया है, वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दिया है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है, KB की वैल्यू गिवन है।
आपको फाइंड करना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये आपको फाइंड करना है बेटा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। एक काम कीजिए, आप खुद पॉज बटन क्लिक करके एक बार ट्राई कर सकते हो, या तो फिर देखते जाइए। वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट को डब्ल्यू बी बोल सकते हैं, गिवन है डब्ल्यू बी 50 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्वेंट 1 kg है, डब्ल्यू ए बोलते हैं इसको, डब्ल्यू ए से डिनोट करते हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को डेल टी बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको चलो सपोज ये केल्विन में दिया हुआ है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट एम ए बोलते हैं इसको। ठीक है, ये आगे ये दिया हुआ है 72 ग्राम पर मोल, और के बी दिया हुआ है दिस वन। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट मींस आपको एम बी फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखेंगे, डेल टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, मोलैलिटी। ठीक है, बाकी सब मोलैलिटी क्या होता है बताइए। मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। और ये केजी ऑफ सॉल्वेंट जो है उसको अगर हम ग्राम में बताएं, वैसे तो इस क्वेश्चन में केजी पे है, सॉरी इस क्वेश्चन में केजी में ही गिवन है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ग्राम में बताएगा तो आप क्या कर दोगे, ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे 1000 से। ठीक, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, इसको कैसे फाइंड करेंगे बेटा बताइए जरा। ये हो जाएगा डब्ल्यू बी वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू ये हो जाएगा 1000 बाय डब्ल्यू ए। मतलब अब यहां पर आप किस में रखोगे, ग्राम पे रखोगे, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर अब ग्राम में रखना पड़ेगा 1000। ये मैं आपको फॉर्मूला बता दिया हमेशा के लिए। ठीक है, ग्राम के लिए बता दिया, तो ये हो जाएगा डेल टीबी। डेल टीबी की वैल्यू आपको क्या फाइंड करनी है, एमबी फाइंड करनी है। डेल टीबी की वैल्यू कितने, 0.5। ठीक है, क्वेश्चन में आगे बढ़िए, 0.5 गिवन है। ठीक है, टीबी की वैल्यू गिवन है, कितना गिवन है बेटा, 2.53 इंटू डब्ल्यू बी देखिए दिया है क्या, यस 50 ग्राम गिवन है। ठीक है, एमबी फाइंड करना है आपको, ओके, इंटू 1000। ठीक है, डब्ल्यू ए इन ग्राम है ना, यहां पर हम 1 kg रखते दोनों कैंसिल हो जाता, अभी केजी में अभी ग्राम में रख लिए तो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ठीक, 1000 से 1000 कट गया। ओके, एमबी इधर 0.5 इधर, क्या हो जाएगा बेटा 2.53 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 0.5। एमबी को इधर ले आया, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, बहुत आसान सा है। 0.5 ये क्या हो जाएगा बेटा, 5 1 जा 5 10 जा। ठीक है, डेसिमल के लिए एक 0 ऊपर लगा दो 10। ओके, तो क्या हो गया बेटा, ये 2.53 इंटू 10 इंटू 10, तो ये क्या हो जाएगा अल्टीमेटली 253 ग्राम। किसमें आएगा, ये ग्राम में आएगा। तो एमबी मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया, 253 ग्राम पर मोल, सॉरी है ना, हम क्या फाइंड कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, किसमें होता है यूनिट, ग्राम पर मोल। तो 253 ग्राम पर मोल इस क्वेश्चन का हो जाएगा बेटा आंसर। ठीक है, आंसर लिखिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ये नोट कीजिए, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं। ठीक है बेटा, तो नोट कर लिया होगा, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है। सेकंड क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, मैं थोड़ा साइड में हूं। ओके, ऑन डिसॉल्विंग 3.24 ग्राम ऑफ सल्फर, ध्यान से देखिए है ना, चाहे तो आप क्वेश्चन आप देख चुके हो, आप खुद से सॉल्व करके देख सकते हैं, या तो फिर पॉज बटन क्लिक करके आप यहाँ पर सॉल्यूशन समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ऑन डिसॉल्विंग 3.24 ग्राम ऑफ सल्फर, मतलब ये हो गया वेट ऑफ सॉल्यूट, यस और नो, 3.24 ग्राम ऑफ सल्फर इन 40 ग्राम ऑफ बेंजीन, मतलब एक सॉल्यूशन पे ऑन डिसॉल्विंग, डिसॉल्व कर रहे हो 3.24 ग्राम सल्फर को 40 ग्राम बेंजीन पे। ठीक है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट क्या हो गया, सॉल्यूशन पे गिवन वैल्यू लिखते जाइए। ठीक है, क्वेश्चन से गिवन वैल्यू लिखते जाइए। गिवन क्या क्या है बेटा, डब्ल्यू बी वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 3.24 ग्राम, 40 ग्राम ऑफ बेंजीन, डब्ल्यू ए सॉल्वेंट को ए से डिनोट करते हैं, कितना है ये 40 ग्राम। ओके, आगे पढ़िए। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन वाज हायर देन दैट ऑफ द बेंजीन, बेंजीन से थोड़ा हायर है किसका, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, कितना, बाय 0.81 केल्विन। तो ये क्या हो गया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो गया। ओके,
तो डेल टी भी कितना दिया है बेटा यहाँ पर 0.81 केल्विन दिया है। ओके, द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट के बी फॉर बेंजीन इज 2.53 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ओके, तो ये के बी कितना दिया है यहाँ पर 2.53 केल्विन किलोग्राम पर मोल बोलिए, या तो फिर आप केल्विन पर मोलरिटी बोलिए, पर मोलर बोलिए। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सल्फर? सल्फर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास पहले निकालना पड़ेगा, कहने का मतलब ये है, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास जब निकलेगा तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल जाएगा। क्यों? देखो, मॉलिक्यूलर मास किसको बोलते हैं? मॉलिक्यूलर मास क्या है समझिए थोड़े ध्यान से। मॉलिक्यूलर मास आपको, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको निकालना है, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास किसको बोलते हैं? मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ द atomic masses of all atom। जितने भी एटम फॉर्मूले में अवेलेबल हैं उनके एटॉमिक मासेस का सम होता है, ठीक है। तो अगर आप मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हो तो आप इसका फॉर्मूला निकाल लोगे। यहां से देखो, सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द ऑल एटम, ये कहां से निकालते हैं? उसके फॉर्मूले से निकालते हैं। जैसे HCl का आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना हो, HCl का मॉलिक्यूलर मास निकालना हो तो हाइड्रोजन एटम का आप यहां पर मास लगाते हो, प्लस क्लोरीन एटम का मास यहां पर ऐड करते हो। 1 + 35.5 इज इक्वल टू 36.5। अगर आपके पास ये अवेलेबल हो तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? ये मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा। मॉलिक्यूलर मास से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लेंगे। हम जनरली करते क्या है, ज्यादातर क्वेश्चन कैसे आते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। अभी हमको मॉलिक्यूलर मास से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, अपोजिट में जाना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ गया? तो अभी हमको क्या फाइंड करना है यहाँ पर? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करने के लिए मॉलिक्यूलर मास निकालना है, और एक एटम का मास यहाँ पर दे रखा है। एटॉमिक मास ऑफ दी सल्फर इज 32, एक एटम का दिया हुआ है। तो कंप्लीट मॉलिक्यूल का हमको चाहिए कि कितना मास है। अगर वो निकल जाएगा तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी हम निकाल लेंगे। तो अभी हमको फर्स्ट फाइंड क्या करना है? हमको फर्स्ट एमबी फाइंड करना है, इसके बाद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी फाइंड करना है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फिर यहां से निकल जाएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये फाइंड करना है। एक्चुअल क्वेश्चन ये है, इसके लिए हमको एमबी फाइंड करना पड़ेगा। कहां से? ये आपको मैं यहां पर छोटा सा बताया हूं। अभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, बस वही फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? डेल टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, दैट्स इट, ठीक है। और ये के बी की वैल्यू हो गई। अब ये मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, डब्ल्यू बी बाय एम बी, ये हो गया नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां पर मैं ऐसे डब्ल्यू ए रखता है यहां पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1/WA हो जाएगा, 1/WA। लेकिन ये केजी में लेना पड़ेगा ये हमको, ठीक। मैंने इसको ट्रांसफर किया, समझ में? ये ऊपर गया, WA/1 था, वो 1/WA हो गया। लेकिन इस केस में जो WA होगा वो किस में होगा बेटा? किलोग्राम में होगा। लेकिन हमको ग्राम में गिवन है, तो ग्राम में गिवन है तो ऊपर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, ठीक है। और ये है हमारे पास डेल टी बी। तो ये एक्चुअल फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से एमबी की वैल्यू निकालनी है। डेल टी बी की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पे? 0.81, वैल्यू पुट कीजिए 0.81 इज इक्वल टू केबी की वैल्यू 2.53 गिवन है, ओके। डब्ल्यू बी की वैल्यू ये भी गिवन है 3.24 इंटू 1000, और डब्ल्यू ए कितना है? 40 ग्राम, ठीक है। हमको निकालना है एमबी, ये डिवाइडेड बाय एमबी। तो ये क्या करते हैं, हम एमबी को यहां ले जाते हैं, 0.81 यहां ले आते हैं, ठीक है। ये चला गया एमबी, यहां पर ले आओ 2.53 इंटू 3.24 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एमबी। एमबी चला गया, यहां पे क्या जाएगा? 0.81 इंटू 40, ठीक है बेटा। सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या किया, यहां से सपोज ये डेसिमल हटा दिया, तो डेसिमल हटा दिया तो ऊपर डबल जीरो लगा दिया, 100, ठीक। अब ये 0 से 0 कट, ओके।
ये 3.24 है, 3.24 से यहां से डेसिमल हटाया, नीचे में 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां से भी मैं डेसिमल हटाया, नीचे से और 100 से मैं मल्टीप्लाई कर दिया। अब जीरो कट कर दीजिए, 1 0 1 0, जीरो से ये जीरो गया, ठीक है, ये जीरो से ये जीरो गया, ये जीरो से ये जीरो गया, मिला क्या, बचा क्या हमारे पास बच गया 253 इंटू 324 डिवाइडेड बाई 81 इंटू 4। ठीक है, कीजिए जरा, 81 से ये जाएगा क्या, 8 3 जा 24, 3 टाइम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 जा 24 नहीं जाएगा। चलो इसको 1 बाय 1 कर लेते हैं। 253 इंटू 324 डिवाइडेड बाय 81 इंटू ये आ गया क्या 4, 4 8 जा 32, 4 1 जा 4, अरे वाह, 4 8 जा 32, 4 1 जा 4, 81 से 81 गया, क्या बचा 253। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया बेटा हमारे पास, मॉलिक्यूलर मास आ गया 253। अब देखो मॉलिक्यूलर मास है 253, मतलब टोटल मॉलिक्यूल का मास है 253 और एक एटम का मास कितना होता है 32। पूरे मॉलिक्यूल का मास 253 और एक एटम का मास कितना है 32। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा 253 डिवाइडेड बाय 32। तो आ जाएगा कितना एटम इन्वॉल्व है। ठीक है, तो फिर ये सॉल्व कीजिए, यहां तक लिखिए, इसका मैं यहां कर दूं। ठीक है, सिंस वन एटम वो आप लिख लेंगे, सिंस वन एटम हैज द एटॉमिक सिंस वन एटम हैज द मास ऑफ वन एटम ऑफ सल्फर हैज द मास 32 ग्राम पर मोल। ठीक है, मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम इज इक्वल टू 32 ग्राम। ओके, और मॉलिक्यूलर मास कितना है, मॉलिक्यूलर मास ये कितना है हमारे पास 253। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, फॉर्मूला के लिए मतलब नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम ऑफ सल्फर क्या हो जाएगा 253 डिवाइडेड बाय कितना है 32। सॉल्व कीजिए कितना आता है, 32 को 7 टाइम कीजिए, 7 2 जा 14, 4 1, 7 3 जा 21, 21 एंड 1, 7 2 जा 14, 4 7 3 जा 21, 22, 2 2 4। ठीक है, 7 टाइम गया, 253 डिवाइडेड माइनस 224 क्या आ जाएगा 13 में 4 गया 9 और ये हो जाएगा आपका 4 4 में 2 गया 29 पॉइंट, डेसिमल लगाया 290। ओके, कितना टाइम जाएगा ये 224 नहीं 32 इंटू 9 टाइम्स, 9 2 जा 18 एंड 9 3 जा 27 एंड 1 28, 288। ओके, 9 टाइम्स 7.9 इज अप्रोक्सीमेट टू 8। ओके, वैसे भी आप लोग को सल्फर का मालूम होगा, सल्फर क्या होता है बेटा ऑक्टा एटॉमिक होता है। ठीक है, कितना है 7.9, मतलब ये अप्रोक्सीमेटली कितना है 8 के आसपास है, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा S8। मतलब कि सल्फर के टोटल कितने एटम है, नंबर ऑफ एटम निकाले ना हमने, सल्फर के कितने एटम है 8 एटम, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा S8। दिस विल बी द आंसर। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो ये क्वेश्चंस आप ये क्वेश्चन का आंसर आप सॉल्व कीजिए, इसको आप नोट डाउन कीजिए और प्रैक्टिस कीजिएगा कुछ क्वेश्चंस अपने नोटबुक बुक से निकाल करके। ठीक है, मैं और भी कुछ क्वेश्चंस के प्रैक्टिस कराता हूं, कंटिन्यू करते जाइए, क्योंकि अभी कुछ हम एमसीक्यूज भी देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट दूसरे टाइप के भी क्वेश्चन इससे आते हैं, तो इसको नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करो बेटा। ठीक है, नोट कर लिया बेटा आप लोगों ने। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कैलकुलेट द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट फॉर वाटर given that 0.2 molar solution of non-volatile and non-electrolyte solute increases the boiling point of water by 0.104 Kelvin। ध्यान दीजिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने यहाँ पर अंडरलाइन भी कर रखा, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट फॉर वाटर, ये आपको फाइंड करनी है। देखो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट आप लोग बना सकते हो, बहुत ही आसान सा सवाल है ये। ठीक है, मतलब कि केबी आपको क्या करना है बेटा फाइंड करना है, और क्या गिवन है 0.2 मोलर सॉल्यूशन, मोलरिटी दी हुई सॉल्यूशन की m इज इक्वल टू 0.2 मोलर, और क्या है गिवन इंक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर मींस डेल्टा टी भी दिया हुआ है।
डेल टी बी इज 0.104 केल्विन। ठीक है, के बी आपको फाइंड करना है, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग कांस्टेंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग कांस्टेंट डेल टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। ठीक है, डेल टी बी गिवन है 0.104, वैल्यू पुट कीजिए 0.104। ठीक, के बी आपको फाइंड करना है, मोलिलिटी गिवन है 0.2, क्या होगा, ये 0.2 यहां आ जाएगा, के बी इज इक्वल टू 0.104 डिवाइडेड बाय 0.2। सॉल्व कीजिए, बहुत आसान है। ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा, इसको हटा दो, डेसिमल हटाया, ऊपर का डेसिमल हटाया, नीचे 1000 से मल्टीप्लाई किया, 3 डिजिट्स हैं, 3 जीरोस लगाए, यहाँ पर 1 डिजिट था तो ऊपर आ जाएगा 1 जीरो, ये कट। ठीक है, 100, ये 2 1 जा, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 52 बाय 100, मतलब कि ये 2 जीरोस हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 से डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा बेटा, दोनों डिजिट के बाद हम डेसिमल लगाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका अल्टीमेटली 0.5212 के बाद डेसिमल 0.52, क्या हो जाएगा इसका, केल्विन पर मोलल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये सॉल्व कीजिए, ये नोट कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोट कर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने यहाँ पर बोर्ड में लिख रखा है, कैलकुलेट दी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.456 ग्राम ऑफ कैम्फर, मॉलिक्यूलर मास 152 ग्राम पर मोल, डिजॉल्व्ड इन 31.4 ग्राम ऑफ एसीटोन, बॉइलिंग पॉइंट 329.45 केल्विन, गिवन दैट द molecular elevation constant per 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज 17.2 केल्विन। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हाई है, ओके, बट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ध्यान देंगे बन जाएगा। आप चाहें तो एक बार पॉज बटन क्लिक करके एक बार खुद से ट्राई कर लीजिए। ओके, देखते हैं, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, क्या कैलकुलेट करना है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है, मतलब कि क्वेश्चन में हमको इस क्वेश्चन में हमको टीबी क्या करना है बेटा, फाइंड करना है। ओके, नाउ कंटेनिंग 0.456 ग्राम ऑफ कैम्फर मीन्स WB है 0.456 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास भी दिया है क्वेश्चन में, MB कितना है 152 ग्राम पर मोल। ठीक है, डिजॉल्व इन 31.4 ग्राम ऑफ एसीटोन, एसीटोन यहां पर क्या है, सॉल्वेंट है। ठीक है, आपको कैसे पता चलेगा, पहले ही डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं, क्या है डेफिनेशन, अगर मान लो कोई क्वांटिटी में कम है तो वो सॉल्यूट है, क्वांटिटी में जो ज्यादा होती है उसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं, पहले से आपको मालूम है, पहले भी हमने लेक्चर में इसके पहले पढ़ चुके हैं। 329.45 केल्विन। ठीक है, अरे सॉरी, दिस वन इज द बॉइलिंग पॉइंट, 31.4 ग्राम ऑफ एसीटोन, बॉइलिंग पॉइंट दिया है इसका T0 ऑफ बी, प्योर का दिया है ना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन दिया है, कितना दिया बेटा 329.45 केल्विन। डन, given that the molecular elevation constant per 100 gram of solvent is Kb, कितना दिया है 17.2 केल्विन पर 100 ग्राम। यही ध्यान देने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन समझिए, आपको क्या निकालना है, टीबी निकालना है। ठीक है, टीबी निकालना है, प्योर सॉल्वेंट, प्योर आपको सॉल्यूशन का टीबी निकालना है। T0 ऑफ बी गिवन है, हम जो फॉर्मूला अभी तक पढ़ते आ रहे हैं वो है डेल टी बी इज इक्वल टू टीबी माइनस T0 ऑफ बी, मतलब सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में अगर प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को माइनस कर दे तो हमको डेल टी बी मिल जाएगा। ठीक है, सिमिलरली एक और है, डेल टी बी का फॉर्मूला क्या है, के बी इंटू मोलैलिटी, तो डेल टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी, यहां से हम डेल टी बी फाइंड कर लेंगे। जब हमको डेल टी बी मिल जाएगा इस क्वेश्चन में, तो T0 ऑफ बी तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, T0 ऑफ बी हम फाइंड कर, T0 ऑफ बी दिया हुआ है तो टीबी हम फाइंड कर लेंगे। समझ में आया, T0 ऑफ बी गिवन है तो टीबी हम फाइंड कर लेंगे।
सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में हमको सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को माइनस करना है, क्यों? क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, मतलब कि सॉल्यूशन जब बनता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है, तो हमको अभी सबसे पहला हमारा टारगेट क्या है? डेल टी बी फाइंड करना। ठीक है, चलो तो डेल टी बी फाइंड करते हैं। बाकी अभी इक्वेशन यहां से हटा देता हूं। ठीक है, डेल टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी का सीधा फॉर्मूला रखें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये हो गया नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। अब केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इन 2000 एंड डिवाइडेड बाय डब्ल्यू। ठीक है, ग्राम में करने के लिए ये फॉर्मूला तो अभी सब कई बार हो गया इसको पढ़ते, अब तो आपको याद भी हो गया होगा ये। ठीक है, डेल टी बी इज इक्वल टू केबी। अब ये आपको ध्यान देना है, यहां पर केबी किसमें लिया बेटा? 100 ग्राम में केबी की वैल्यू आपको गिवन है, लेकिन हमको किसमें रखना रहता है? हमको रखना है केबी की वैल्यू किलोग्राम में। तो इसको 100 ग्राम को हमको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पर केजी ये कितना होगा बेटा? क्या करेंगे? 17.2 इंटू 100, क्योंकि ये 100 ग्राम में है, और इसको करने के लिए हमको क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे ग्राम के लिए। ठीक है, केजी में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड कर दो 1000 से, क्या मिल जाएगा? 000, क्या मतलब 1.72 केजी, सॉरी केल्विन केजी पर मोल। हमको अब ये केजी में मिल गया। ठीक है, समझ में आया बात? तो फिर ये हमको हमेशा ये केजी में होना चाहिए, इसके लिए हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, चलिए तो अब आपको क्या मिल जाएगा बेटा? 1.72 यहां पर पुट कर दीजिए, 1.72 इंटू डब्ल्यू बी 0.456 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय इंटू 1000 हो गया, डिवाइडेड बाय एमबी कितना है? 152 इंटू डब्ल्यू ए कितना दिया बेटा? 31.4 ग्राम। 31.4 ग्राम। ठीक है, अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, मैं पूरा सॉल्व नहीं करूं। ठीक है, आंसर आएगा बेटा यहाँ पे 0.164 केल्विन। तो आपको डेल टी बी की वैल्यू मिल गई। अभी मैं कह रहा था डेल टी बी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? टी बी माइनस टी नॉट ऑफ बी। टी बी माइनस टी नॉट ऑफ बी, या तो इसको आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, फॉर्मूला वाइज जाए तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। ठीक है, मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट 0.164 है, समझ रहे? एलिवेशन कितना है? 0.164 प्योर सॉल्वेंट का दिया है, मतलब प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट इतना केल्विन बढ़ जाएगा, मतलब जितना है उस पे ये ऐड हो जाएगा, उतना वो एलिवेशन हो जाएगा। आप ऐसे भी समझ सकते हो या ये फॉर्मूला लर्न कर सकते हो। ठीक है, ऐड ही करना रहेगा। अब देखिए वैल्यू पुट कीजिए, देखिए एटलीस्ट वो एट लास्ट वो ऐड होगा, है ना? डेल टीबी कितना है बेटा? 0.164 टीबी फाइंड करना है, माइनस टी नॉट ऑफ बी। टी नॉट ऑफ बी गिवन है 329.45 केल्विन। ये इधर आएगा, ऐड हो जाएगा। जो अभी मैं बोल रहा था, आपको क्या करना है? आपको ऐड ही करना है। ये बेटा ये कहां की है? ये हमने इसको कन्वर्ट किया, ध्यान रखिएगा। ये हम केबी की वैल्यू को कन्वर्ट किए हैं, है ना? मैं इसको यहां पर ऐसे लिख दूं, इसको ऐसे किया, इज इक्वल टू 1.72 केल्विन किलोग्राम पर मोल इनवर्स। ठीक है, तो ऐड कर दीजिए। टीबी इज इक्वल टू 329.45 प्लस 0.164 क्या आएगा बेटा? 4 6 and 5 11 1 आया, 4 and 1 5 5 and 1 6 329.614 केल्विन। ये हो जाएगा सॉल्यूशन का
बॉइलिंग पॉइंट, जो आपको निकालना था। कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में आपको ध्यान सिर्फ ये रखना है कि केबी जो आया है, केबी की वैल्यू को वो चेंज करके दे सकता है। अभी उसने 100 ग्राम में दिया, हो सकता है 10 ग्राम में दे दे। ठीक है, तो वहां पर ध्यान रखिएगा, आपको उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक बेटा, समझ में आया? चलिए ये क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कीजिए, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व कीजिए प्लीज, मैं साइड हो जाता हूं। क्वेश्चन आपने नोट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एमसीक्यू है। ओके, 4 ऑप्शन है आपके पास, इसमें से कौन सा करेक्ट होगा ये चेक करना है। क्वेश्चन है, अ कंपाउंड हैज द एम्पेरिकल फॉर्मूला C10H8Fe। C10H8Fe। आप एक ट्राई भी कर सकते हो, पॉज बटन क्लिक करके खुद से बना सकते हो क्वेश्चन को, उसके बाद आगे कंटिन्यू कर सकते हो। ओके, पॉज बटन क्लिक कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखिए। नहीं समझ में आएगा तो फिर उसके बाद तो सॉल्यूशन आप देख ही सकते हो। ठीक है, अ सॉल्यूशन ऑफ 0.26 ग्राम ऑफ द कंपाउंड, मतलब इस कंपाउंड का 0.26 ग्राम, मतलब WB ये है। ठीक है, ओके, अभी हम तो एमसीक्यू बना रहे हैं तो डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। कंपाउंड इन 11.2 ग्राम ऑफ बेंजीन, ये क्या हो गया बेटा? सॉल्वेंट हो गया। बॉइल्स एट 80.26 डिग्री सेंटीग्रेड, 80.26 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये सॉल्यूशन बॉईल होता है। ठीक है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द बेंजीन इज 80.10 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब आपको सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दे दिया, आपको बॉइलिंग पॉइंट किसका भी मिल चुका है, आपको प्योर बेंजीन का भी मिल गया है। तो डेल टी भी निकाल लेंगे यहां से। ओके, डेल टी भी कैसे निकालेंगे? डेल टी बी इज इक्वल टू, कैसे निकालोगे बेटा? सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट में माइनस कर देंगे प्योर सॉल्वेंट का। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है 80.26 माइनस 80.10, क्या आ जाएगा यहां पर? 0.16 आ जाएगा। ठीक है, 26 में से 10, हाँ 0.16 डिग्री सेंटीग्रेड। चलो डेल टी भी निकाल लिया हमने। आगे पढ़ते क्वेश्चन, द केबी इज 2.53 डिग्री सेंटीग्रेड पर मोलर, केबी भी दे दी है। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है कंपाउंड का। आज एक ही क्वेश्चन, अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन किए थे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए हमको क्या मालूम होना चाहिए? मॉलिक्यूलर मास मालूम होना चाहिए, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम निकाल लेंगे। तो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे? डेल टी बी इज इक्वल टू केबी इंटू एम, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। केबी की वैल्यू क्या बेटा? 2.53। ओके, बढ़िया। मोलैलिटी WB बाय MB, WB कहां है? लिख लू मैं, WB बाय MB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय WA। ये हमारे पास फॉर्मूला है। एक्चुअली मोलैलिटी को अगर हम यहां पर रिप्लेस कर देंगे तो क्या मिलेगा? 2.53 इंटू WB, वेट ऑफ सॉल्यूट 0.26 ग्राम, MB तो कैलकुलेट करना है, तो MB को इधर ले जाए, है ना, साथ ही साथ ये MB यहां चला गया और डेल TB यहां आ गया। तो डेल TB की वैल्यू कितनी है? 0.16 आई है इंटू 1000 डिवाइडेड बाय WA कितना दिया बेटा? वेट ऑफ सॉल्वेंट 11.2 ग्राम, 11.2 ग्राम। ओके, इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। MB हमको मिल जाएगा। सॉल्व कीजिए इक्वेशन को। मैं थोड़ा सा यहां पे जगह बना लूं। ओके, ये डेल टी भी तो निकाल लिए हैं, यहां थोड़ा स्पेस, और ऊपर फॉर्मूला भी पढ़ लिए, क्वेश्चन पढ़ लिए। क्वेश्चन इरेज कर सकते हैं क्या? चलिए देखते हैं अगर इतने में बन जाए तो। ओके, 2.53 यहीं पे करें, डेसिमल में हटाया, इसके नीचे 1000 लगाया, सॉरी 00, 2 जीरोस लग गए। यहां पर इसको हटाए, 2 जीरो और लग गए। ठीक है, इसको हटाया, ऊपर 2 जीरो लग गए, इसको हटाया, ऊपर 1 जीरो लग गया। चलो डेसिमल हट गए, कैंसिल करो। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऊपर 100 बच गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करो, फटाफट सॉल्व करें। 2 8 जा 16, 2 13 जा 26, और बोलो और जाएगा 11, ये हो जा 2 4 जा, ये 250 जा, 100 है ना, 50 जा, और बोलो ये 2 2 जा, और ये हो जाएगा 225 जा। यहाँ पर अब ये जो वैल्यूज बची है उसको मैं यहाँ पर फिर से लिख लेता हूँ बेटा, तो फिर कंफ्यूजन होगा। ओके,
ये क्या है 253, यहां पर क्या बचा 13 और यहां पे बच गया आपका 25। ओके, ये 25 डिवाइडेड बाय क्या है हमारे पास 2 इंटू 112। चलिए सॉल्व करें आगे, इसको डायरेक्ट करें अब आगे, है ना। 13 3 जा 39, 3 65.3 68, 68 का आ गया 8, यहाँ पे आ गया 6, 26 एंड 6 हो गया 32। ओके, इंटू 25 9 टाइम्स 25 9 जा, ये हो जाएगा आपका 250 125 हो जाएगा बेटा, सॉरी 225 हो जाएगा 225, 5 यहाँ आया 22 बच्चा, ठीक है। 25 8 जा 200 प्लस 22 222, फिर से 2 आया, बचा कितना 22, 25 2 जा 50 प्लस 22 72, 50 प्लस 22 72, फिर से 2 आया, बचा कितना 7, 25 3 जा 75 प्लस 7 82, 75 प्लस 7 82। ओके, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 112 कितना था ये, कितना था 224। ओके, अभी इक्वेशन फाइनली हमको मिल गया 8225 डिवाइडेड बाय 224। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करें फटाफट। अब इसको हम देखो, हमारे पास क्या है एमसीक्यू है, यहां पर ध्यान रखा एमसीक्यू को बढ़िया से सॉल्व करना है। इस 5 को हम 6 ले लेते हैं, अप्रॉक्स वैल्यू में चलेंगे, ठीक है। अप्रॉक्स वैल्यू से भी बन जाएगा। चलो अप्रॉक्स वैल्यू में देखते हैं, 5 को हमने 6 किया है। 2 1 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 4 जा 8 2 1 1 1 3, ठीक है। फिर से इसको अप्रॉक्स ले लो, अप्रॉक्स में चल रहे हैं, ध्यान रखेंगे ना, थोड़ा सा अप डाउन आएगा। 2 5 जा 10, 1 इधर गया 2 6 जा, यहां पे क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 5 जा 2 2 जा 4, 2 0 जा 2 5 जा 10, देन 2 0 जा 2 7 जा 14, ठीक है। ऊपर कटा नीचे 1 टाइम 2 टाइम 1 टाइम 2 टाइम। ओके, ये 57, फिर से 58, हमें हमेशा एक बढ़ा रहे, देखो है ना। ये कितना हो जाएगा 2 2 2 जा 2 8 जा 16, ये हो जाएगा 2 10 जा 20, 2 2 जा 4 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8, 2 14 जा, ये कितना हो जाएगा 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 7 जा, ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 2 2 जा 4, इसको 8 ले लो, 2 2 जा 4, 1 इधर आया, 2 5 जा 10, ये 2 6 जा और ये हो गया 2 4 जा, ठीक है। अब 7 से करते हैं, 7 3 जा 21, ठीक, कितना बचा 4 46, 7 6 जा 42, कितना बचा 4, 7 6 जा 42, बचा कितना 2 20, 7 2 जा 14, 366.2। बार बार ऊपर को बढ़ाए थे, इसको एक बार अप्रॉक्स वैल्यू 367 ले लेते हैं, चलेगा, ठीक है। या 367 बोलो या 365, यही आसपास आएगा अराउंड, है ना। ऊपर की वैल्यूज हम बार बार बढ़ा रहे थे, तो ऊपर की वैल्यू जितना बढ़ाओगे उतना ही वैल्यूज आपका कम आते जाएगा। तो ऊपर की वैल्यू को बढ़ाए थे, तो अभी यहाँ की वैल्यू को हम क्या कर देते बेटा, थोड़ा बढ़ा देते, तो 367 यहाँ पर अप्रॉक्स ले लेते हैं, ठीक है। समझ में आया। तो 367 मॉलिक्यूलर मास जिस भी इस फॉर्मूले का होगा वो सही आंसर होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करें, यहां देखो ये कितना है 30, कार्बन कितना बड़ा 30, मास कितना होता है 12, तो 12 इंटू 30 360, 12 इंटू 30 360, तो यही हो गया। हाइड्रोजन का 24 ऐड होगा, फिर आयरन का ऐड होगा, मतलब कि ऑप्शन गलत, बहुत ज्यादा हो जाएगा। 367 हमको चाहिए, इसके लिए बहुत ज्यादा हो रहा है, ऑप्शन रॉन्ग है। यहां पर 120 कार्बन का हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन का 8, आयरन का मास कितना होता है बेटा 56, ठीक है, ये 56, ओके। कितना हो जाएगा काउंट करो, 120 प्लस 8 128, ये 200 कुछ हो रहा है, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग है। इसको देखते हैं, C5
60 है ना, 12 5 जा 60 प्लस 4 प्लस 56, ये भी रॉन्ग, बहुत कम आएगा। 64 और ये 50 100 कुछ आएगा। ठीक है, इसमें आते हैं 12 2 जा, अब ऑप्शन डी ही होना चाहिए, यहां पर मैं लिख लेता हूं 12 2 जा 240। ठीक है, ये 240 हो जाएगा इतने का, प्लस 16 प्लस 56 2 टाइम्स 56 प्लस 56। चलिए करके देखिए, 240 प्लस 16 सॉरी 6 6 12 12 एंड 6 6 18 18 8 1 आया, 5 5 10 11 11 12 12 एंड 4 16 16 का 6 आ गया और एक आ गया यहां पर, तो 368 लो आ गया, ये 368 और ये 367 पॉइंट कुछ कुछ आता अगर हम अच्छे से सॉल्व करते तो, है ना। पूरा सॉल्व मत करने जाना एमसीक्यू में, अगर अप्रॉक्स वैल्यू, हाँ जब अगर दो वैल्यू के लिए कंफ्यूजन आए, दो अप्रोक्सीमेटली सेम आ रहे होंगे तो आपको अप्रॉक्स वैल्यू को हटाना पड़ेगा। ठीक है, अभी डिफरेंस काफी ज्यादा था, यहां पर 360 से बहुत ज्यादा, यहां 100 के आसपास था, इसमें भी 100 वाला था, ये 368 आया, तो यहां पर वैल्यूज अप्रोक्सीमेटली सेम है, तो आप अप्रॉक्स लेके चल सकते हो, टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, समझ में आया ये क्वेश्चन? ठीक है, तो क्वेश्चन इस टाइप्स के आएंगे बेटा, और एक आध क्वेश्चन देखते हैं तो हमारा प्रैक्टिस और अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए और इसके आंसर सॉल्व करके देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ओके, इसके पहले वाले क्वेश्चन आपने किए अच्छे से, अभी देखिए क्वेश्चन देखिए, एट सर्टेन हिल स्टेशन प्योर वाटर बॉइल्स एट 99.275 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट दिया है, प्योर वाटर बॉइल्स एट 99.275। अभी 100 होता है नहीं सोचिए, क्योंकि हिल स्टेशन में बोला है। ठीक है, प्रेशर चेंज हो जाता है, तो प्रेशर के चेंज होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज हो जाएगा, हिल स्टेशन पे प्रेशर थोड़ा चेंज हो जाएगा। इफ केबी फॉर वाटर इज 0.513 डिग्री सेंटीग्रेड kg per mole, the boiling point of 0.69 molar solution of urea will be, ये क्या होगा? ठीक है, ऑप्शंस है 103, 100.079 डिग्री सेंटीग्रेड, 100.359 डिग्री सेंटीग्रेड, अनप्रेडिक्टेबल। अभी देखो ये दो वैल्यूज देखो, अप्रोक्सीमेटली सेम है। ठीक है, यही चीज मैं आपको लास्ट क्वेश्चन में बता रहा था, अगर वैल्यूज जो है ऑप्शन में अप्रोक्सीमेटली सेम हो तो आप सॉल्यूशन सॉल्व करते समय, क्वेश्चन को सॉल्व करते समय अप्रोक्स मत लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि कंप्लीटली उसको सॉल्व करें। ठीक, तो यहां पर बी और सी ऑप्शन थोड़ा सा, इसमें वैल्यूज में ज्यादा चेंजेस नहीं है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आप पॉज बटन क्लिक करके ट्राई कर सकते हो, क्वेश्चन कई बार किया हमने, आज ही किया है ना। अब ये एमसीक्यू के फॉर्म में और क्वेश्चन है, डेल टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम, मोलिलिटी की कुछ सोल्यूशन का बोल रहा है, 0.69 मोलर सोल्यूशन का बोल रहा है, 0.69 मोलर सोल्यूशन। ठीक है, केबी की वैल्यू कितना बता दिया है, 0.513 बता दिया है डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, डेल टीबी की वैल्यू आ जाएगी यहां से, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कीजिए, 9 3 जा 27 और 9 1 जा 9 9 and 2 11 9 5 जा 9 3 जा 27 2 9 1 जा 9 9 2 11 1 9 5 जा 45 and 1 46 into 6 6 3 जा 18 8 1 6 1 जा 6 6 and 1 7 6 5 जा 30 30 and 1 31 6 3 जा 18 8 1 6 1 जा 6 6 and 1 7 6 5 जा 30 1 wait 6 3 जा 18 8 1 6 1 जा 6 6 and 1 7 6 5 जा 30। ओके, डेसिमल हम 1 को ऐड कर चुके हैं, ऐड कर दो भाई, 7 9 13 5 हो गया, ये हो गया 3। ओके, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 0.35397 डिग्री सेंटीग्रेड। तो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट हमको मिला 0.35397, ये डेल टी भी है ना, मतलब कि चेंज बॉइलिंग पॉइंट में इतना आएगा। और आपको मालूम है कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब हम ऐड करते हैं, है ना, तो बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का इंक्रीज हो जाता है, तो इतना डिग्री इंक्रीज हो जाएगा। प्योर वाटर के बॉइलिंग पॉइंट पे इतना डिग्री
इंक्रीज हो जाएगा, मतलब इसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो सॉल्यूशन का आ जाएगा। तो हमारे पास है कितना, ये 99 पॉइंट, प्योर वाटर कितना है 99.275 है। इसमें हमको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ऐड कर दो भाई 0.35397 पे, 397 पे ऐड कीजिए 9, 5 and 3 8, 7 and 5 12, 3 and 3 6, 99, 99.6289। ऑप्शन में नहीं है 99.2689, ऐसा क्यों? लेट मी चेक इन दी क्वेश्चन। सॉरी 725 है, मैंने रॉन्ग लिखा था बेटा, ठीक है, आप लोग प्लीज करेक्ट कर लीजिएंगे। 99.725 है ये, ठीक है, ऑप्शन रॉन्ग आया, तो मैंने चेक किया कि क्वेश्चन तो मैंने कहीं गलत नहीं लिखा, ठीक है, क्वेश्चन में मैंने गलत किया था 7.25, तो यहां पर हम इसको 725 से ऐड करें, 725 से, ठीक, मैंने क्वेश्चन रॉन्ग लिखा था, आई एम सॉरी फॉर दैट। ओके, 9, 5, 3 8, 5 and 2 7, 7 and 3 10, 1 यहां आ गया, ये हो गया 100, तो 100.0789 कोई है, देखो ये 103 नहीं होगा, 100 पॉइंट मिल गया 0789, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन लिख लीजिए, इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसके बाद बाकी आप कर लेंगे, ठीक है। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे, द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट फॉर टॉल्विन इज 3.32 केल्विन किलोग्राम पर मोल। द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टॉल्विन इज 110.7 डिग्री सेंटीग्रेड। द एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ टॉल्विन वुड बी नियरली, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन फाइंड करना है। ये टर्म मैं आपको नहीं बताया था, एक्चुअली क्या है कि केबी की वैल्यू को हम एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन से भी फाइंड कर सकते हैं। बेटा ये टर्म आप क्लास 11 थर्मोडायनेमिक चैप्टर में पढ़े होंगे, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। तो किसी सॉल्वेंट के केबी की वैल्यू को फाइंड करने के लिए आप इस टर्म का भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे आप, MRT का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल एच ऑफ वेपोराइजेशन इनटू 1000, ठीक है। इस फॉर्मूले को यूज करके हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखो जरा कैसे, केबी की वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए, या डेल एच ऑफ वेपोराइजेशन यहां ले जाएंगे, केबी यहां लेके जाएंगे, क्या बचेगा, मोलर मास पहले फाइंड कर लेते हैं। एम क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है, टॉल्विन। टॉल्विन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, देखो टॉल्विन कुछ ऐसे बनाते हैं हम, ठीक है, टॉल्विन ऐसे बनाते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C6H5CH3। अब देखो इसको कैसे आप यहां से मोलिकुलर मास निकालेंगे, मोलिकुलर मास ये हो जाएगा 12 into 6 प्लस एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1 into 5 प्लस इसका एटॉमिक मास 12 प्लस हाइड्रोजन का 3, 12 6 जा 72 प्लस ये हो गया 5 प्लस 15, ऐड कीजिए 92, ठीक है। तो 92 आया क्या, इसका मॉलिक्यूलर मास, इसका मॉलिक्यूलर मास, सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया बेटा 92, यहां पर 92 पुट कीजिए। आर की वैल्यू कितनी होती है, जूल के लिए वैल्यू होती है 8.314, ओके, इनटू टेम्परेचर कितना है, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर, इसको चाहे तो आप T0 ऑफ बी लिख लीजिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, 110.7। अब ध्यान दीजिए यहां पर 3.32 कैल्विन में दिया हुआ है, कैल्विन किलोग्राम, तो इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, कैल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 273 से ऐड करते हैं, कर दिया, कीजिए, क्या जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 3718 और ये हो जाएगा 383.7, ठीक है। तो इंटू क्या हो जाएगा 383.7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा आपका, सॉरी, डेल एच ऑफ वेपोराइजेशन, यहां केबी की वैल्यू कितनी है, केबी की वैल्यू 3.32 इंटू 1000,
बेटा वैल्यू काफी लेंथी है ना। अगर मैं पूरा सॉल्व करूंगा काफी टाइम लग जाएगा, वीडियो की लेंथ वैसे भी काफी ज्यादा हो गई है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे पहले बेटा आएगा ये, पहले आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी जूल में, ध्यान रखेंगे है ना। आपको नियरली मिलेगा ये 33,910 ऐसा कुछ मिलेगा। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे आप 1000 से किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए। क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान समझिए। इसको सॉल्व करके देखिए, इसको जब आप सॉल्व करोगे आपको नियरली ये चीज वैल्यू मिलेगी। ठीक है, 33,910 नियरली ये वैल्यू मिलेगी। मतलब कि ये मिलेगा आपको जूल में। ये किसमें मिलेगा, जूल में। आपको इसको किसमें, ऑप्शन किसमें दिया है, किलो जूल पर मोल में दिया है। तो इसको किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 2 3 के बाद डेसिमल लगाएंगे 33.91 मतलब कि 34 के अप्रॉक्स है। मतलब 17 नहीं है, 51 नहीं है, 68 ये भी नहीं है, तो 34 के अप्रॉक्स, तो आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन। यहां पर इसको मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूं क्योंकि काफी लेंथी हो जाएगा। ओके, तो फिर ये था आज का हमारा लेक्चर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इजी टॉपिक है, कॉन्सेप्ट आप अपना ध्यान में रखिएगा। एक ही फॉर्मूला है, मोलैलिटी की फॉर्मूला आप वैल्यू पुट करके आप सारे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, वैल्यू में तो ज्यादा चेंजेस या आपको ज्यादातर मोलिकुलर मास वाले क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। क्वेश्चन ज्यादा टाइप के नहीं रहते, या तो कभी एलिवेशन कांस्टेंट निकालना पड़ेगा, जैसे कि आज हमने सारे टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया है। ठीक है, एलिवेशन कांस्टेंट, कभी मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा, कभी आपको प्योर सॉल्वेंट का निकालना पड़ सकता है। मतलब कि वेरिएबल कोई भी उसमें से एक मिसिंग हो सकता है और उसको आपको फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, एमसीक्यू की भी प्रैक्टिस हमने कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक मैं जल्द से जल्द अपलोड करूंगा, उसको भी प्लीज वॉच कीजिएगा और अच्छे से स्टडी कीजिएगा। और भी क्वेश्चंस हैं आपकी बुक में, उसकी आप प्रैक्टिस कीजिए। जितना आप प्रैक्टिस करोगे बेटा उतना आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होते जाएगा। Okay, have a good day. Thank you for watching and please subscribe the channel. Thank you.